बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाइयों और हमारी किसान बहनों ने अतुल्य योगदान कृषि के क्षेत्र में दिया है। इसलिए अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला किसान सप्ताह, और इसके अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी सफल महिला किसानों से, दिखाएंगे उनकी सफलता की कहानियां जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और न केवल हमारे भारत देश में बल्कि विश्व भर में अपनी एक नई छाप छोड़ी है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हमारे 3 सेगमेंट्स के साथ, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। दुनिया भर में महिलाओं को उनका दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिलाओं को उनका स्थान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके तहत ओडिशा के 2 गांवों में महिलाओं के लिए परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करना हो या उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना हो, ये दोनों ही काम उनके सशक्तिकरण के बगैर मुमकिन नहीं है। भेदभाव आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, स्वास्थ्य संबंधी भी और तकनीकी भी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सशक्तिकरण की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के तहत एक परियोजना शुरू की है। परियोजना में लैंगिक रूप से संवेदनशील कृषि बागवानी फसल प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है। इसमें छोटी और सीमांत महिला किसानों के लिए रोजगार बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके अलावा मध्य आय वर्ग वाली महिला किसानों और उद्यमियों के लिए पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शुरुआत में कटक जिले के 2 गाँवों को इस परियोजना के लिए चुना गया है और इन्हीं 2 गाँव में क्लस्टर बनाकर काम हो रहा है। परियोजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। महिला किसानों के एक समूह ने परियोजना पर काम करके अच्छी खासी कमाई की है। रोजगार उत्थान मॉडल के तहत उसने सब्जी उगाकर 6,59,300 रुपए कमाए। इस कमाई में से 58,895 रुपए मूल्य की सब्जी घर में भोजन के रूप में काम आ गई और बाकी 5,60,405 रुपए की सब्जी को खुले बाजार में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, इस समूह ने सब्जी उपज में भी 22 से 30% का इजाफा किया। लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा बचत बैंगन और टमाटर में रही। दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान चावल उत्पादन में शुद्ध लाभ 64,213 रुपए हुआ, जबकि उड़द की औसत पैदावार में 16 से 20% तक इजाफा दर्ज किया गया। पोषण सुरक्षा संबंधी मॉडल में समूह की कुल आमदनी 8,45,750 रुपए रही। इस मॉडल के तहत समूह ने सब्जी और फलों की खेती की। इसमें से 60,76,600 रुपए के फल और सब्जियां समूह की घरेलू जरूरतों पर खर्च हो गए, जबकि 1,69,150 रुपए के फल और सब्जियों को खुले बाजार में बेच दिया गया। उद्यम प्रोत्साहन मॉडल के अंतर्गत 651 किलो धान का भूसा मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे 1,30,280 रुपए की आय हुई। इस भूसे से उगाई मशरूम में से 39,084 रुपए की मशरूम घरेलू उपयोग में आ गई, जबकि 91,196 रुपए की मशरूम को खुले बाजार में बेच दिया गया। आम तरीकों के मुकाबले नई और आधुनिक विधि से उगाने पर मशरूम की पैदावार में 25 से 30% का इजाफा देखा गया। इन तीनों मॉडलों से अनन्य महिला विकास समिति की महिला किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ।
अब ये समूह क्लस्टर की दूसरी महिलाओं को भी इस तरह का मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे कृषि और कृषि शिक्षा के लिए समर्पित किया गया। आपको बता दें कि इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी माना जाता है और हाल ही में यहाँ 110वां किसान मेला आयोजित किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 110वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 7 से 10 अक्टूबर तक यानी 4 दिन चले इस मेले में रिकॉर्ड 121 स्टॉल लगाए गए। इनमें स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी थे, किसान उत्पादक संगठनों के भी और प्राइवेट कंपनियों के भी। इस बार देश भर से करीब 15,000 किसानों ने मेले में शिरकत की। जो खेती जब चीजें बदलती हैं, अकेले नहीं आप बदल सकते। इसमें साथ चाहिए किसान, विज्ञान और सरकार। लेकिन किसान और विज्ञान अगर दोनों मिल जाएं, सरकार बाद में भी आ सकती है। आपको बीज चाहिए, ज्ञान चाहिए, बीज चाहिए, तकनीक चाहिए, फिर आप चल पड़े। उसको बढ़ाने के लिए सरकार की पॉलिसीज चाहिए। कोई नई चीज़ होती है, सरकार हमेशा तैयार रहती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सरकार मदद नहीं करती, सरकार करती है। आप इच्छा जगाएं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। हम लोगों का काम तो आपको बताना होता है। मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। मैं फिर कभी मिलूँगा आपको आपके इलाकों में, उसमें घूमता हुआ, यही चीज़ें पता करता हुआ। मेरी एक ही गुजारिश आपसे है कि आज ये सोच के जाएं कि हमने बदलाव लाना है अपने आप में, परिवार की खेती में, अपने इलाके की खेती में और अपने देश की खेती में। अच्छा भी कमाना है, अच्छा बेचना है, खिलाना भी अच्छा है, खुद भी अच्छे रहना है और खाने वाले को भी अच्छा रहना है। यही खेती का सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए। पंतनगर मेले की एक खास बात है, यहाँ किसानों को भरपूर सम्मान दिया जाता है। उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि किसी जानी मानी हस्ती को नहीं बल्कि किसान को ही बनाया जाता है। इस बार के मुख्य अतिथि रवि किरण सैनी रहे और उन्होंने फीता काटकर मेले का उद्घाटन भी किया। सैनी जैविक उत्पादों के लिए किसान उत्पादक संगठन चला रहे हैं। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की। आज गुणवत्ता युक्त उत्पाद की आवश्यकता है। हमें भूमि को भी बचाना है, भूमिगत जल को भी बचाना है और अच्छे उत्पाद भी पैदा करने हैं। इसके लिए हमें जैविक खेती ही करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो हमने स्टॉल देखे वहाँ पर हमारे युवा साइंटिस्ट जो थे वहाँ लगे हुए थे। जैविक खेती से भी आगे बढ़कर जो हमारी परंपरागत खेती है, शून्य बजट खेती जिसको हम बोलते हैं, शून्य बजट खेती का मतलब कि हम बाजार से कुछ न लाएं और हमारा माल बाजार में जाए, तभी किसान जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। किसानों के अलावा छात्र छात्राएं, गृहिणियां और दूसरे पेशेवर लोग भी मेला देखने पहुंचे। कृषि मेले सिर्फ घूमने की चीज नहीं होती बल्कि ये जानकारी के भंडार होते हैं। इस बार यहाँ प्रसार शिक्षा निदेशालय के 9 कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलाकर एक स्टॉल कृषि क्लिनिक के नाम से लगाया गया, जहाँ से किसान खेती बाड़ी में आ रही समस्याओं का समाधान हासिल कर सकते थे। इस बार के मेले की थीम रही कृषि उद्यमिता, कृषि का भविष्य। विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने इसी थीम पर कई खूबसूरत मॉडल तैयार किए। पंतनगर विश्वविद्यालय साल में 2 बार कृषि मेलों का आयोजन करता है, एक बार मार्च में और दूसरी बार अक्टूबर में। मार्च का मेला छोटा होता है लेकिन अक्टूबर का मेला बड़े स्तर का हो जाता है, क्योंकि इसमें किसान बड़ी संख्या में आकर रबी फसलों के लिए बीज ले जाते हैं। इस बार भी बीजों की जबरदस्त खरीदारी की गई। पिछले 3 मेले कोरोना के भेंट चढ़ गए थे। आयोजकों को लग रहा था कि ये मेला कुछ भी कर रह सकता है, लेकिन किसानों के उत्साह ने उनकी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। अच्छे स्टॉल लगाने वालों को सम्मानित भी किया गया। सबसे बेहतर स्टॉल त्यागी एग्रो सेल्स किच्चा उधम सिंह नगर का रहा, जबकि सर्वोत्तम प्रदर्शन का पुरस्कार काशीपुर के किसान फर्टिलाइजर्स एजेंसी ने जीता। इनके अलावा भी कई स्टॉल्स को इनामों से नवाजा गया।
कृषि और पशुपालन से संबंधित कई तरह की प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताएं भी मेले का मुख्य आकर्षण रहीं। इनके विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया, जैसे किच्चा निवासी डॉक्टर सलीम की देसी गाय को सर्वोत्तम पशु का इनाम मिला। इसके अलावा 9 प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। प्रोग्राम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हिम्मत ना हारना और परीक्षा की घड़ी में भी लगातार आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, यही एक किसान का दृढ़ निश्चय होता है। किसी भी तरह की मुसीबतें सामने आ जाएं, कभी भी किसान अपना पैर पीछे नहीं हटाता और ये हिम्मत अलग से मिलती है हमारी महिला किसानों को भी। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया, अपने परिवार का साथ देते हुए खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ी और आज जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही हैं। इनका नाम है अमरजीत कौर। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी।
घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। मैं 2007 से खेती कर रही हूँ। पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद खेती करने का फैसला लिया और मैंने सोचा कि खेती एक बेस्ट वे है, बजाय कि 3000-4000 की जॉब करने से अच्छा। वैसे तो मेरे को किसी ने कन्वेंस नहीं किया कि तुम खेती ही करो, ये मेरा अपना खुद का फैसला था घर की हालात देखते हुए, क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो 3-4 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता। तो उसके साथ मैंने कहा अगर जॉब करूँगी तो स्टडी छूट जाएगी, तो मैंने अपना खेती की तरफ अपने आप को टर्न किया कि मैं खेती करूँ और साथ के साथ अपनी स्टडी करूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया ये सब काम, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इस काम को कैसे करना है, पर सभी लोग यही सोचते थे कि ये लड़की है, ये कर नहीं पाएगी, तो हंसते थे। पर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती। तो मैंने पूरा मतलब जोर लगाया, अपनी मेहनत की। दिन रात मैंने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। उस वजह से अपनी सेफ्टी को मतलब देखते हुए मैंने अपने आप को मतलब एक लड़के के रूप में खड़ा कर लिया। शुरू से ही ऐसे देखा जाता है कि समाज में औरत को हमेशा नीचे वाला दर्जा दिया गया है कि वो मतलब इतना काबिल काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लेडीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हर एक लेडीज़ आगे जा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये कोई मायने नहीं रखता, मेन अपनी सोच है, सोच बदलो। मैं मंडीकरण भी अपना ट्रैक्टर पे खुद लेके जाती थी, तो मैं मतलब दस्तार वगैरह बांध के जाती थी। तो अक्सर लोग मेरे को कहते थे कि ये लड़का है, तो पर बाद में उनको पता चलता था कि ये लड़की है, तो उनको खुशी होती थी, लोग आके मिलते थे मेरे को। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत है, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज
को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला किसान सप्ताह, और इसी के समापन के शुभ अवसर पर कृषि भवन में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर किसान कृषि के क्षेत्र के अंदर भी हमारी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और जैसा कि हमारी कई स्टार्टअप बहनें जुड़ी हुई है, और इसके अंदर जैसा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर भी किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे KVK के अंदर वहाँ पर ऐसी बहनें जो अपना खुद का रोज़गार स्थापित करना चाहती है, तो उनके लिए भी वहाँ पर ट्रेनिंग देकर किस तरह से उनको अपने स्वयं के गांव के अंदर रोज़गार स्थापित करे। और इस क्षेत्र को अगर ध्यान में रखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये योजनाएं जो हो रही है, चल रही है, उन योजनाओं के अंदर मैं कह सकता हूँ कि आज चाहे कृषि का बजट की बात है तो कृषि के बजट को भी बढ़ाया गया है। जहाँ अगर बात करें तो आज कृषि का पहले बजट बहुत कम होता था, लेकिन आज कृषि का बजट है वो पहले लगभग 23,000 करोड़ रुपए था, वही आज बढ़कर 1,23,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि पहले कृषि के अंदर बजट था वो सिर्फ 23,000 अधिकतम रहा 2013 में, लेकिन अब कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए है। वहीं पर हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का पैसा है वो भी किसान के डायरेक्ट खाते में डाले जा रहे हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमारी बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है। आज जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे गांव में रहने वाली बहनों को वहां पर समूह बनाकर और सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, और इसका परिणाम ये है कि आज गाँव के अंदर ही हमारी बहनें वो आत्मनिर्भर हो रही है। और अगर बात करें देश के अंदर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इन 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारे किसान तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे, लेकिन किसान में भी आप और हम सब जानते हैं कि कृषि के अंदर जो काम करने वाली है उसमें लगभग 60 से 70% खेत के अंदर भी हम देखते हैं तो हमारी बहनें खेत में काम करती हुई दिखती है। तो इसलिए जब ये 10,000 FPO बनेंगे तो उस FPO के अंदर भी प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक FPO बनेगा, और उस FPO के से हमारे किसानों में बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी, उससे हमारे किसानों को मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी कि किसान कहाँ अपने उत्पादन को बेच सके। इस दृष्टि से 10,000 जो FPO बनेंगे उसमें महिलाओं को विशेष FPO भी कई जगह गठित किए जा रहे हैं, और उसके अंदर FPO में हमारी बहनें भी जुड़ सकती है। तो ये जब होगा तो मैं सोचता हूँ कि देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे देश के किसानों की इनकम डबल करना है, तो उस दिशा के अंदर हम सफल हो पाएंगे और इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी। आज इस समय में आपको यही कहूँगा कि ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, इसके अंदर पूरे देश से हमारी बहनें जुड़ी है। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयास से हम आने वाले समय के अंदर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी के तहत आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भी सरकार ने, जैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वहीं पर हमारे मधुमक्खी पालन के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तौर पर उसमें भी 2310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पर मत्स्य पालन के अंदर भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं पर पशुपालन की अवसंरचना के लिए भी 15,000 करोड़ है और राष्ट्रीय पशु रोग के लिए भी 13,433 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि इन सब के अंदर हमारी बहनों की विशेष भूमिका हो सकती है। आज मधुमक्खी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, हर क्षेत्र के अंदर जहाँ हमारी बहनें हैं वो इस क्षेत्र में सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। और इस आत्मनिर्भरता के अंदर हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसी दिशा के अंदर लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।